हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम और कुटुंब ऐप पर मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड करें। इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया, तो निर्देश के अनुसार अपना उत्तर को छात्रों को लिखना है। इसी के बेस पर जिस तरह से आपको नंबर दिए उसी के आधार पर आपको उत्तर उसका देना है। सबसे पहला प्रश्न है पायस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पृष्ठ रसायन चैप्टर से। पायस क्या होता है? एक ऐसी कोलाइड तंत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, तो इसे पायस इमल्जन कहलाता है। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, फ्रियोन का सूत्र। फ्रियोन का सूत्र होता है आपका डाइक्लोरो फ्लोरोमेथेन होता है, तो ये इसका उत्तर होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है अणु सूत्र C5H12O में दो समावयवी लिखना है, क्या क्या बन सकता है? तो पेंटेन 1 और 1 डिग्री का, पेंटेन 2 और 2 डिग्री का। नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है। फिर है मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर देखते, तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन की सरलतम इकाई नहीं देते, जैसे कि ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलियंस या मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन, तो विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वैसे ही विलायक का बता सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है। फिर नीचे दिए गए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्ध आयुकाल की गणना करना है। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पर आपको दे रखा है 200 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर आपका निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है। फिर आपका अगला देखते हैं PS3 का कथनांक NH3 के कथनांक से कम होता है, क्यों? तो अमोनिया में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि PS3 में नहीं। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण NH3 का कथनांक PS3 से अधिक होता है। यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से आपका प्राथमिक एमिन प्राप्त होता है। सबसे पहले KOH की उपस्थिति में क्या कराते हैं, यहाँ पर थैलामाइड को KOH के साथ क्रिया करा के पोटेशियम थैलामाइड बनता है, जो एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एन एल्किल थैलामाइड देता है, जो जल अपघटन से प्राथमिक एमिन बनता है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, एथिल एमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। तो कारण वाले प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद है 11वां प्रश्न, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न का उत्तर दे रखा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सबसे पहले मोल निकालिए, उसके बाद इसकी मोल प्रभाज आपको देखना है, समीकरण 1 और 2 को फिर हल कर देना है। इस तरह से आपको इसका उत्तर कर लेना, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद है 12वां, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है अणुसंख्यता, और अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रण परिवर्तित होता है। यह केवल सैद्धांतिक पद होता है। अणुसंख्यता इसे प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हमेशा पूर्णांक होता है या फ्रैक्शन यानी कि अंश के फॉर्म में होता है। इसका मान शून्य नहीं होता, इसका मान शून्य हो सकता है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में आपको अंतर बताना है। तो क्या अंतर होते हैं? तो द्रव स्नेही विलयन बनाने की विधि, विलायक में घोलने पर आसानी से विलयन बन जाते हैं। कोलाइडी विलयन विशेष विधियों द्वारा उपयोग से बनते हैं। द्रव स्नेही आपका आसानी से बन जाता है, जबकि द्रव विरोधी विशेष विधियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी श्यानता विलायक से अधिक होता है। इसकी श्यानता माध्यम के समान ही होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो अधिक स्थायी होता है। विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से स्कंदन प्राप्त नहीं होता। कम स्थायी होता है। विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से ही स्कंदित हो जाते। पृष्ठ तनाव कम होता है इसमें पृष्ठ तनाव विलायक के समान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सतह रसायन से। फिर आपका है लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्याभट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप तैयार कर ले। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते एग्जाम में। आयरन वाला जो चैप्टर्स है इम्पोर्टेंट है, ये आईएमपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कोई ना कोई सेट पर। इस तरह से इसका आप वात्याभट्टी का बनाएंगे। इस तरह से आपको चित्रों सहित आपको लिखना है। अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग नंबर्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों का नाम, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों का नाम, सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम, आपको तीनों को देख लेना। कोई सेट पर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम है आपका सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल। तो यहाँ पर आपको 3 ऑक्सी अम्लों को याद करना है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ नाम तो आप जानते ही हैं। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरस अम्ल होता है वो H2SO3+4 ऑक्सीडेशन होता है। H2SO4+6 ऑक्सीडेशन, H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये याद हो जाएगा। फिर आपका अगला देखते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सिस कक्ष विधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर पर। अमोनिया बनाने की हैबर विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताना है क्या होता है अमोनिया बनाने की हैबर निर्माण विधि। उसके बाद इस अभिक्रिया का समीकरण को याद कर लेना है। अभिक्रिया के समीकरण इस तरह से रहेगा और यहाँ तक आप उत्तर इसको करना है। फिर आपका दिया गया है आगे का प्रश्न देखते हैं। एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। यानी कि SN क्रियाविधि को आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है इसको देख लेंगे। क्या होता है आपका कार्बनिक यौगिक के किसी परमाणु या नाभिक स्नेही का अन्य नाभिक स्नेही समूह के साथ प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आपका उत्प्रेरक यहाँ पर दिया गया, इसका उपयोग आपको बताना है। आयनन समवायता एवं बंध समवायता को आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाना है। आयनीकरण समवायता और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके। ये भी क्वेश्चन लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, कैटेगरी में याद कर लेंगे ज़रूर। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। SN1 एक अणु क्रियाविधि को आपको समझाना था। ये यहाँ पर इस तरह से ये पूरा लिखा हुआ है जिसको आप याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 या SN2 ये अभिक्रिया हेलो एल्कीन और हेलो एरिन चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर आपका ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है। इस तरह से यहाँ पर आपको विषम विदलन मंद गति से होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। इस तरह से तीव्र गति से आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है? तो लुकास अभिकर्मक किसको बोलते हैं? निर्जल जिंक क्लोराइड तथा संतृप्त सांद्र HCl का एक मिश्रण होता है। इसको लिखने के लिए अगर ये लुकास अभिकर्मक का आता है। उसके बाद प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो याद करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका लुकास अभिकर्मक का। ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, लुकास अभिकर्मक से पहचान, इस तरह से आपको इसका उत्तर देना है।
फिर है प्रोटीन के संदर्भ में परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। पेप्टाइड बॉन्ड आपको बनता होगा क्योंकि बायोलॉजी में पढ़े होंगे, या फिर आप लोगों को ये याद हो जाएगा पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध क्या होता है? एक एमाइड बंध होता है जो COOH समूह का अल्फा अमीनो अम्ल के तथा दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल के NH2 समूह के जल के कणों के निष्कासन द्वारा बनता है। ये 2 अमीनो इकाइयों का एक पेप्टाइड अणु को जोड़ देती है। याद कर लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और विकृतीकरण। यहाँ पर विकृतीकरण के बारे में दिया गया है, प्रोटीन का विकृतीकरण, साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बताएंगे। तो इसके बारे में आपका ग्लाइएला है, ग्लिसरीन से आपका एनालिन बना और इससे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका पूछा जाता है दोनों ही टॉपिक आप लोगों के लिए। उसके बाद है एकलक नाम ब्यूना, एस का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूना एन का होता है 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल और नियोप्रिन का होता है क्लोरोपिन। नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर आपके छूट जाएंगे अगर ये सब याद नहीं करेंगे तो। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका एंटीबायोटिक, कोई ना कोई सेट पर ये 100% क्वेश्चन आएगा। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? 22वां नंबर का प्रश्न। सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया फफूंदी से बने वे पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे प्रतिजैविक कहलाते हैं। शरीर में पहुंचने के बाद ये उन सूक्ष्म जीवों को रोग के कारण है की वृद्धि को रोक देते हैं, सैने उन्हें नष्ट कर देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलियम की खोज 1929 में की। इसका सामान्य सूत्र आपको याद करना है, पेनिसिलियम स्पेक्ट्रोमाइसिन क्लोरम फेनिकोल। ये आपके प्रतिजैविक के बारे में हुआ। फिर है आपका क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में आपको अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से आपके क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में डिफरेंसेस, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति। तो आपके अंतर वाले ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। फिर आपका दिया गया है यहाँ पर इस तरह से भी इसको निकालने के सरल घनी संकुलन क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो संकुलन क्षमता ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरल घनी कंडीशन पर अंतः केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी में आपका क्या होगा? इस तरीके से प्रश्न बैंक से और प्रश्न बैंक परीक्षा सार और मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह से संचारण क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारण हो गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके परीक्षा पर आते हैं। संचारण को तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो याद कर ही लेंगे और इसको आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है। संचारण क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया को संचारण कहलाती है। इसकी क्रियाविधि को आपको समझाना है। इस तरह से इसको छोड़ना नहीं है, प्रश्न को जैसे भी आपको आए इस प्रश्न को आपको उत्तर लिख देना है जो भी आए। उसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि, डैनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल। तो एक क्वेश्चन आप इसको भी तैयार कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन का इस चैप्टर से सेट बनता है, उसी में से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आपको देख लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया क्वेश्चन में। ध्यान से आपको उत्तर को याद करना है। उसके बाद बोलते हो कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपके ऊपर है कि वो आप कैसे बना रहे हैं पेपर को। प्रश्न क्रमांक 25, संक्रमण धातु एवं इनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार। तो आपको संक्रमण धातु को याद करने के लिए आवर्त सारणी में आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास लिखने के लिए आना चाहिए। उसके आपको वैलेंसी निकालने आना चाहिए, क्या होते हैं पूर्णपूरित कक्षा पर, अर्धपूरित पर, वो कंडीशन आपको याद हो तो आपको आसानी से उत्तर को बना सकते हैं। संक्रमण धातु इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। और दूसरा पर पूछा गया संक्रमण धातुओं की परमाणुीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर देख लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो आपको सिर्फ डी कक्षक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो
क्या होता है, किस तरह से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। संक्रमण धातुएं एवं उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर पर आ सकता है। अगर बड़े क्वेश्चन में आते हैं तो आपको तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और लेंथेनाइड संकुंचन है इस चैप्टर से, जो 4-5 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार जरूर कर ले। फिर आपको पढ़ लेना है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल से नाम वाला अभिक्रिया, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट है गॉटरमैन अभिक्रिया, एल्डोज संघनन, क्लीमेंसन उपचयन, सिमिट अभिक्रिया, वी कार्बोक्सिलीकरण, इनमें से भी आएगा। साथ में इससे मिलता जुलता और भी आएगा। गॉटरमैन अभिक्रिया देती है तो गॉटरमैन कोच अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, विलियमसन सतत इथरीकरण विधि। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाता है। क्रॉस एल्डोज संघनन, इसके बारे में आपका उत्तर। उसके बाद क्या होता है, तो आप नाम रिएक्शन को ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। वो अगर मान लो अगर 2 क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आपको उत्तर दे रखा है। तो ये आप पूरा गॉटरमैन कोच अभिक्रिया या सिमिट अभिक्रिया, सिर्फ आप रिएक्शंस को याद करते चले और दिमाग में बैठा के चले, आपको भूलना नहीं है क्या होता है। आपको ये भी आपको अगर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको नाम रिएक्शंस को ज़्यादा ध्यान दे ताकि वो क्वेश्चन आपका आसानी से बन पाए। इसमें आप थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है जिसको आप पढ़ के समझना पड़ेगा पहले कहाँ से क्या होता है, तभी इस चीज़ों को समझ में आता है। मैकेनिज़्म करने आना चाहिए आपको, कहाँ से क्या बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।